हे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और जो हमारी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की लेक्चर सीरीज़ चल रही है उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैंक्शंस। देखिए, क्योंकि हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कंट्रीज़ का या तो कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई एक कंट्री या कंट्रीज़ वॉयलेट कर देते हैं किसी जनरल कन्वेंशन को या ट्रीटीज़ को जो उनके सिग्नेटरी हैं या इवन नहीं भी हैं, तो जो जनरल कन्वेंशंस हैं उनको वॉयलेट करते हैं, तो उनको डिटर करने के लिए जो पेनल्टीज़ और जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी जाती हैं सो दैट दे मे अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन, या जो इंटरनेशनल लॉ है टू डील विद ईच अदर, उसको इम्प्लीमेंट करा जा सके। तो सैंक्शंस आर काइंड ऑफ पेनल्टीज़ और रिटेलिएशंस जो कि इम्पोज करी जाती है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को इनग्रेस कर देता है, वॉयलेट कर देता है, या एक डिस्प्यूट अराइज हो जाता है या सर्टेन टाइप ऑफ क्राइम कमिट हो जाता है एट ए ऑर्गेनाइज लेवल और बाय सम इंडिविजुअल बट दैट अफेक्ट ए लार्ज कम्युनिटी और ए पॉपुलेशन। तो ऐसे में जो कंट्रीज़ का सैंक्शन है वो एक एनफोर्सिंग टूल है उनके पास कि कैसे जो लॉज हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करा जा सके एक रोंग डूअर कंट्री या कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, तो जो हमारी सैंक्शंस है ना, उसकी कितने तरह की सैंक्शंस हैं, तो ब्रॉडली हम इसके दो टाइप करते हैं। वन इज़ मिलिट्री सैंक्शंस, अदर इज़ नॉन मिलिट्री। एंड नॉन मिलिट्री का मतलब ये होता है कि आप फोर्स मत इस्तेमाल करो, मिलिट्री का इस्तेमाल मत करो, रैदर सर्टन अदर स्टेप्स उठाओ जो एक डिटरेंट का काम कर सके और एक कंट्री को रोका जा सके कोई भी रॉन्ग एक्ट कमिट करने के लिए अगेंस्ट सम अदर कंट्री और सम अदर कंट्रीज, राइट। तो नॉन मिलिट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इकोनॉमिक सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस। और जो हमारी सेकंड वन है वो है डिप्लोमेटिक सैंक्शंस। एंड जो थर्ड वन है वो पॉलिटिकल है बट नॉट मेंशन एनीवेयर, बट पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप करना भी एक है। और मिलिट्री सैंक्शंस में जो हम बात करते हैं वो होते हैं मिलिट्री एक्शन, राइट। और वार उसका एक अल्टीमेट वो है कि कोई भी लेवल का थोड़ा या बड़ा मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है रॉन्ग डूइंग कंट्री के अगेंस्ट। और वार जो उसका एक लास्ट है कि कई बार ये मिलिट्री एक्शन का रिटेलिएशन फिर फर्दर उसका काउंटर एक्शन ये हो के एक वार जैसी सिचुएशन भी बना देता है बट एक्चुअल वार भी कोज कर देता है। तो ये जो वार है ये लास्ट रिजोर्ट माना जाता है। एंड इवन मिलिट्री एक्शन भी एक लास्ट स्टेप है। जो हमारे नॉन मिलिट्री एक्शन है वो ज़्यादा प्रेफरेबल तरीके हैं टू डिटर द कंट्रीज फ्रॉम डूइंग रॉन्ग और कमिटिंग रॉन्ग, लेकिन इनको करने के तरीके पे मतलब दोनों ही कैसे लिए जाते हैं इसके बेसिस पे फर्दर हम एक और क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये यूनिलेटरल भी हो सकते हैं एंड कलेक्टिव भी हो सकते हैं। यानी कि यूनिलेटरल लेवल पे सैंक्शंस इम्पोज करी जा सकती है, यानी कोई सिंगल कंट्री किसी दूसरे कंट्री या कंट्रीज़ के खिलाफ सैंक्शंस अप्लाई कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस ने क्यूबा के खिलाफ सैंक्शंस अप्लाई करी थी क्योंकि क्यूबा में जो अमेरिकन एसेट्स थे ना उनका नेशनलाइजेशन कर दिया। तो यूएस ने अपने लेवल पे क्यूबा में नंबर ऑफ जो सैंक्शंस थी, इकोनॉमिक ट्रेड सैंक्शंस एंड एक इकोनॉमिक एम्बार्गो क्रिएट कर दिया था क्यूबा गवर्नमेंट के, उनके गवर्नमेंट के एसेट्स फ्रीज कर डाले थे। लेकिन इसके खिलाफ जनरल असेंबली में नंबर ऑफ रेजोल्यूशन पास हुए कि इस तरह की सैंक्शंस नहीं करी जा सकती और उन्होंने ये यूएस को बाउंड करा कि वो स्टेप बैक करे और क्यूबा को फ्री करे। तो यूनिलेटरल लेवल पे भी सैंक्शंस इम्पोज करी जा सकती हैं। और कलेक्टिव के एग्जांपल तो बहुत सारे हैं कि जब या तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या कुछ कंट्रीज़ कलेक्ट होके या किस मेंबर्स ऑफ कोई यूनियन है
वो मिल कर के कोई एक्शन ले, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, ये सब मिल के किसी कंट्री के खिलाफ एक्शन ले, जैसे कि नाटो इसका एग्जाम्पल है। इनकी फोर्सेस, जो कंट्रीज़ की नाटो की जो फोर्सेस हैं, वो मिलके किसी के खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। और इस तरह के इंसिडेंट्स भी हैं जहाँ पे नाटो ने एक्शन लिया, राइट। तो ये हमारे दो तरह से एक्शन लेने के बेसिस पे सैंक्शंस की टाइप है। और अब हम वन बाय वन इनको करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे नॉन मिलिट्री। और देखिए, ये जो नॉन मिलिट्री के हैं टाइप, तो जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है ना, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले तरीके की सैंक्शन है, क्योंकि कंट्रीज़ के खिलाफ। और इकोनॉमिक सैंक्शन में आता कैसे है, जैसे ट्रेड बैन कर देना, या आपने इंडिया पाकिस्तान में भी नंबर ऑफ टाइम सुना, जैसे ही कोई टेररिस्ट अटैक होता है, जैसे ही कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट राइज होता है बॉर्डर पे, इंडिया ने यूनिलेटरली पाकिस्तान पे ट्रेड बैन कर देते कि हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, या हम आपस में कोई भी डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल रिलेशन सेटअप नहीं करेंगे, यानी बात ही नहीं करेंगे। तो ट्रेड बैन इज़ वन ऑफ इकोनॉमिक, जैसे कि फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स, या इसको एसेट फ्रीज बोलते हैं, कि एसेट्स जो भी रॉन्ग डूअर पूरा स्टेट, इवन ऐसे एग्जांपल हैं इंडिविजुअल से लेके गवर्नमेंट्स के एसेट फ्रीज कर दिए गए थे। जैसे लीबिया की गवर्नमेंट में जब लीबिया का बॉम्बिंग हुआ, तो वहाँ पे मतलब एक बॉम्बिंग, पैन एम फ्लाइट्स पे बॉम्बिंग की गई थी, उस केसेस में भी जो लीबिया थे उनके बैंकिंग सेक्टर, ऑयल इंडस्ट्रीज़, प्लस में सर्टन की इंडिविजुअल थे जिनके सारे के सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए गए थे, उन पे ट्रेड बैन कर दिए गए थे, उन पे ट्रैवल बैन लगा दिए गए थे। यानी वहाँ के जो सिविलियंस थे वो नहीं आ सकते अपने देश से, मतलब दूसरे देशों में, यूनाइटेड नेशंस के। और ये जो वो आई थी ना, ये यूएन विद सिक्योरिटी काउंसिल, इसको हम यूएनसी भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक कलेक्टिव उनके कंट्रीज़ का ये था कि लीबिया पे ये वाले जो वो है ना, इसको लोकर भी बोलते हैं, मतलब वहाँ पे हुआ था ये जो वो हुआ था 1988 में, उनका जो बम्बार्डिंग हुआ था एक फ़्लाइट के ऊपर, वो लोकर बी में हुआ था। लॉकर बी, तो इसको लॉकर बी इंसिडेंट भी बोलते हैं। और ये जो फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स हुए थे और जो एक्शन लिया गया लीबिया के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे एसेट्स को फ्रीज कर दिया था, तो 1992 में ना लीबिया खुद वहाँ भी गया। तो इसमें लीबिया वर्सेस यूके एंड लीबिया वर्सेस यूएसए, इंटरनेशनल ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस फाइल हुआ। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी अपनी रूलिंग में बोला कि ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज करी गई हैं ये वैलिड है, क्योंकि लीबिया के जो इंसिडेंट थे उसका ये एक जो इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी गई डिफरेंट तरह की, वो वैलिड है, वो इनवैलिड नहीं है, तो वो कंटिन्यू चलती रही। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि यूनाइटेड नेशंस ने तो रिजोल्यूशन इम्पोज करी ही करी, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने भी इन जो सैंक्शंस थी उनको अपहिल्ड करा कि ये राइटियस वे में इम्पोज करी गई हैं। ठीक है, तो ट्रेड बैन, एसेट फ्रीज, इंडिविजुअल से लेके यहाँ पे पूरे ये जो इकोनॉमिक होती है स्टेट, कोई भी कंपनीज या कॉरपोरेशन या कोई इंडिविजुअल्स, उन पे सब पे लगाई जा सकती है। तो जैसे एसेट फ्रीज हैं, क्या एक पूरे कंट्री के एसेट फ्रीज करे जा सकते हैं? बिल्कुल करे जा सकते हैं। ऐसे भी इंसिडेंट हैं जहाँ पे एक स्टेट को पैरालाइज कर दिया गया, पूरी स्टेट के ही, गवर्नमेंट के ही एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया। और वो अब क्योंकि आप ये देखिए कि अगर पूरे ही उनको फ्रीज कर देंगे और उनके एसेट्स को, मतलब गवर्नमेंट के की उनको फ्रीज कर देंगे, तो गवर्नमेंट वर्क कैसे करेगी? वो इकोनॉमिकली क्राइसिस में आ जाएगी। जैसे नॉर्थ कोरिया के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन की नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की ट्रीटी इज देयर, एनपीटी बोलते हैं जिसको पॉपुलरली, उनके वायलेशन हो रहे थे। ये न्यूक्लियर प्रोग्राम रन कर रहे थे
जिसके लिए बार बार वार्निंग होने के बावजूद भी मान नहीं रहे थे, तो इन पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई गई एट लार्ज। और यूनाइटेड नेशंस ने कलेक्टिवली ये कहा कि इनके खिलाफ इनको ट्रेड बैन किए जाएं, इनके एसेट फ्रीज करे जाएं। तो जहाँ पे भी इनके एसेट होते हैं उनको फ्रीज कर दिया जाता है और कंट्रीज़ को बाउंड करा जाता है कि डू नॉट प्रोलिफरेट और प्रोपगेट द ऑनगोइंग न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। तो जैसे नॉर्थ कोरिया के खिलाफ लगाया गया, राइट। तो ये जो इंडिविजुअल कॉरपोरेशन, कंपनी, स्टेट, एक ग्रुप, बैंकिंग सेक्टर, इन पे भी बैन लग जाते हैं, इन पे भी इकोनॉमी फर्दर। जैसे ट्रैवल बैन है, किसी पर्टिकुलर कंट्री पे अगर कोई इकोनॉमिक सैंक्शंस अप्लाइड है या ट्रैवल बैन अप्लाइड है, तो वहाँ के या तो पर्टिकुलर की पर्सन्स या ओवरऑल होल कंट्री क्योंकि वॉयलेशन कर रहा है तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स जो इन सपोर्ट ऑफ दैट बैन है। क्योंकि ये 100% नहीं होता कि सारे के सारे मेंबर स्टेप इसके हो, लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स मिल करके कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो दैट कैन बी टेकन। तो इकोनॉमिक सैंक्शंस को अप्लाई करा जाता है। उसके बाद है डिप्लोमेटिक सैंक्शंस, और इन्हीं में कई बार ट्रैवल बैन डिप्लोमेटिक सैंक्शन में ही आ जाता है कि ट्रैवल बैन करना है ना, वो इकोनॉमिक नहीं है, रैदर डिप्लोमेटिक है, तो उनका ट्रैवल बैन कर दिया गया। और डिप्लोमेटिक जो है, जैसे जो कॉन्सुलेट्स में हमारे काउंसलर्स होते हैं या जो एम्बेसीज में हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, उनको वापस भेज दिया जाता है एम्बेसी से। जैसे इंडिया पाकिस्तान के केस में हुआ, जैसे ही टेररिस्ट अटैक हुआ तो इंडिया ने पाकिस्तान के एम्बेसडर को कॉल अपॉन करा कि क्यों ना हम कुछ बैन लगा दें, इकोनॉमिक बैन लगा दें, या क्यों ना आपको वापस, और साथ में आपको वापस भेज दिया जाए आपके कंट्री में, बिकॉज योर कंट्री इज़ वायलेटिंग द ट्रीटीज़, है ना। तो उनके डिप्लोमेट्स को वापस पाकिस्तान भेज दिया। इन रिटेलिएशन पाकिस्तान ने भी इंडियन डिप्लोमेट्स को वापस इंडिया भेज दिया। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं वो स्ट्रेन हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते, एंड ये जो कोऑपरेशन ख़त्म हो जाता है, इससे क्या उनके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या जो ट्रेड हैं या जो ऑनगोइंग रिलेशन है वो सेटल नहीं हो पाते, मेल्ट डाउन हो जाते हैं, जिससे उनको फर्दर एज ए कंट्री डेवलप करने में और उस समय उनकी ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो जाती है, ना के बराबर आ जाती है। कई बार कंट्री एक डेडलॉक सा क्रिएट हो जाता है, हॉल्ट पे आ जाता है। तो सोचो किसी कंट्री को हॉल्ट पे ले आना, जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत सारी सैंक्शंस इम्पोज करी गई थी क्योंकि वहाँ पे रेसिज्म और ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे थे बहुत ज़्यादा, और रेसिज्म की वजह से किलिंग एज वेल एज ह्यूमन राइट वायलेशंस के इतने नंबर ऑफ केसेस देख के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इकोनॉमिक एज वेल एज डिप्लोमेटिक सैंक्शंस इम्पोज करी गई, और जो कि लंबे समय तक चली। इवन जैसे अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आई और उन्हें ह्यूमन राइट वायलेशंस करे तो नंबर ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस यूनाइटेड नेशंस ने इम्पोज करी अगेंस्ट द अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट। तो जैसे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये लगता भी है कि इस पे कंट्री के लीडर नहीं सफ़र कर रहे हैं, जो वो डिसीजन ले रहे हैं, जो वायलेशंस कर रहे हैं, रेदर जनता सफ़र करती है, क्योंकि इकोनॉमिक बैन्स लग जाते हैं, एम्बार्गो हो जाता है टोटल, या ट्रैवल बैन्स लग जाते हैं, या जो कंट्रीज़ की डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो ब्रेक हो जाती हैं या सस्पेंड हो जाती हैं। उन सभी सूरत में जो ज़्यादातर इम्पैक्ट होता है ना वो जनता पे होता है, ना कि जो यूनाइटेड नेशन लगा रही है या जो दूसरे कंट्रीज़ उसको इम्पोज कर रहे हैं, या जिन पे इम्पोज हो रहा है उनके लीडर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर है हमारा पॉलिटिकली दो मेंशन नहीं है कहीं पे यूनाइटेड नेशन चार्टर में या किसी ट्रीटी में, बट पॉलिटिकल प्रेशर इटसेल्फ इज़ ए टाइप, क्योंकि कई बार क्या होता है जब कंट्रीज़ कीप ऑन वायलेटिंग तो पॉलिटिकल प्रेशर जब बाकी कंट्रीज़ का पड़ता है तो वो स्टेप बैक करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं, इवन द यूएस से ऑल्सो, कि जब वो निकारागुआ में इंटरफेरेंस, निकारागुआ के केसेस हैं वर्सेस यूएसए, 1986 का केस है। यहाँ पे जब यूएसए इनग्रेस कर रहा था निकारागुआ में और जो कॉन्ट्रा रिबल्स थे उनके सपोर्ट में वो वहाँ पे था, निकारागुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए और इवन वहाँ पे भी यूएसए केस आ रहा, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूएसए के इनग्रेस को स्टॉप करने के लिए गए, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने यूनिलेटरली विदाउट द सिक्योरिटी काउंसिल यूएसए पे इकोनॉमिक एम्बार्गो किया गया, एम्बार्गो।
क्योंकि वो निकारागुआ में बिल्कुल इलीगल इनग्रेस कर रहा था, ये पाया गया वो वायलेट कर रहा है द सॉवरेनिटी ऑफ द निकारागुआ, जिसमें उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी यूएसए को ये कहा कि निकारागुआ का इंटरनल मामला है रिबल से निपटने का, उसकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है, यूएसए इंटरफेयर नहीं कर सकता बाय सपोर्टिंग द कॉन्ट्रास, राइट। तो इस केस में भी यूएसए को जैसे इवन सैंक्शंस भी इम्पोज हुई, प्लस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी जो जजमेंट आई वो ये बिल्कुल एक्सप्लिसिटली क्लियर हुआ कि यूएसए इज़ द रॉन्ग डूइंग हियर एंड इनग्रेसिंग द निकारागुआ। तो इस तरह के केसेस रहते हैं और पॉलिटिकल प्रेशर से कई बार क्या होता है, लेकिन इस केस में पॉलिटिकल प्रेशर का उल्टा भी एग्जांपल दिखा कि इवन यूनाइटेड नेशंस ने यूनिलेटरली इकोनॉमिक एम्बार्गो लगाया यूएसए पे, प्लस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी यूएसए हार गया अपना केस, लेकिन निकारागुआ ने लेटर ऑन अपोलोजाइज करा यूएसए को, अमेरिका को, कि हमने आपके खिलाफ जो एक तरह से क्लेम्स करे वो हमको नहीं करने चाहिए थे, आपसी सहमति से निपटाना चाहिए। तो ये प्रेशर का बात है कि रैदर पॉलिटिकल प्रेशर ऑन ए विक्टिम स्टेट इन द फेवर ऑफ रॉन्ग डूअर ऑल्सो। तो सर्टन ऐसे एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारा मिलिट्री एक्शंस हैं, मिलिट्री एक्शंस भी करे जाते हैं। या जिनको मिलिट्री और वार, तो जैसे अभी रशिया यूक्रेन का चल ही रहा है, मिलिट्री एक्शन जैसे इजराइल ने करा, पैलेस्टीन के जो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये था तो उनका कि उन्होंने इजराइल में हमला करा, लेकिन इजराइल ने रिटेलिएट करते हुए नॉन मिलिट्री एस्पेक्ट्स को या नॉन मिलिट्री टाइप ऑफ सैंक्शंस को चूज़ करने की बजाय मिलिट्री एक्शन को चूज़ किया। तो इसमें एयर स्ट्राइक्स होती हैं, लैंड स्ट्राइक होती है, या इवन ओशियन में भी अगर आप सी में भी कुछ करना चाह रहे हो कि अगर आपकी टेरिटोरियल सी पड़ रहा है तो आप उसमें भी एक्शन, तो मतलब किसी भी तरह का मिलिट्री एक्शंस लिया जा सकता है। जो कि एग्जांपल हमारा, और वार रशिया यूक्रेन चल ही रहा है क्योंकि उनका आपस का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, बहुत समय इकोनॉमिक बैन्स भी लगे हुए थे, इवन राइट नाउ भी रशिया पे बहुत सारे इकोनॉमिक बैन चल रहे हैं, ट्रैवल एम्बार्गोज चल रहे हैं बाय द यूरोपियन यूनियन एंड द यूएसए, वेस्ट यूके एट्सेट्रा कंट्रीज़। तो यूरोपियन यूनियन के भी बहुत सारे कंट्रीज़ इनको सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, तो बैन्स लगा रहे हैं, लेकिन ये काउंटर भी रहते हैं, ठीक है। तो वार एक लास्ट रिजोर्ट है, मिलिट्री एक्शन भी एक लास्ट रिजोर्ट माना जाता है कि जब ये वाले कोई भी डिप्लोमेटिक मतलब आपसी बातचीत से भी मामला नहीं सुलझ रहा, बैन से भी नहीं सुलझ रहा, या जो वॉयलेशन है वो कंटिन्यू है, तो फिर मिलिट्री एक्शन का नंबर आता है, यानी फर्स्ट रिजॉर्ट पे मिलिट्री एक्शन नहीं होते हैं। तो वार एंड मिलिट्री एक्शंस आर द लास्ट रिजॉर्ट। अब ये जो हमने पढ़े सैंक्शंस, इनका लीगल वो क्या है, लीगल सोर्स क्या है, यानी कि हम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूनिलेटरल एक्शन लेने के तरीके से यूनिलेटरल हो सकता है और कलेक्टिव हो सकता है, राइट। और ये कलेक्टिव भी दो तरह से है, मल्टीलेटरल हो सकता है एंड इट एट सम इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। इसका मतलब है कि जब भी हम सैंक्शंस की बात करते हैं, ये सैंक्शंस इम्पोज, हमको पता चल गया दीज आर द टाइप ऑफ सैंक्शन, बट इनका सोर्स क्या है, सैंक्शंस कैसे इम्पोज होती है। जैसे मैंने अभी आपको किसी में बताया यूएस ने करा, किसी में बताया हमने यूनाइटेड नेशंस था, किसी में हम बात करें यूनाइटेड नेशन विद सिक्योरिटी काउंसिल, यानी थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन लिया गया। कहीं पे जनरल असेंबली से रिजोल्यूशन पास करे टू क्रिटिसाइज ए कंट्री, टू क्रिएट सर्टन प्रेशर ऑन द रॉन्ग डूइंग कंट्री सो दैट वो स्टेप बैक कर ले। तो पॉलिटिकल प्रेशर, डिप्लोमेटिक प्रेशर भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसमें कंट्रीज़, क्योंकि उनको पता है हमारे टर्म्स खराब हो जाएंगे वर्ल्ड एट लार्ज के साथ या किसी पर्टिकुलर एरिया में जो कंट्रीज हैं उनके साथ, तो वो कई बार अपने एक्शंस को स्टेप बैक कर लेते हैं, या उनका जो रिटेलिएशन है वो नॉन मिलिट्री ना होके पीसफुल हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेट सैंक्शंस का पर्पस है वर्ल्ड की पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, कि कहीं भी जो डिस्प्यूट है वो इस तरह के ना हो जाएं कि एक केओस या एक अनरेस्ट
या थ्रेट टू सिक्योरिटी अराइज हो जाए तो उसको रोकने के लिए इनिशियली ये स्टेप्स लिए जाते हैं। अब क्योंकि इनके लीगल सोर्स क्या है, तो जैसे चार्टर ऑफ यूएन है, यूनाइटेड नेशन का चार्टर, उसका जो चैप्टर 7 है और उसमें भी आर्टिकल 39, 41 एंड 42 है, जो हम मेन मोटा मोटा कर सकते हैं चार्टर का। जैसे 39 ये कहता है कि जो भी कंट्रीज़ हैं वो अबाइड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, और अगर कोई भी वायलेट करता है तो 41, 42 में 2 सेक्शन है। 41 कह रहा है पीसफुल तरीके से नॉन मिलिट्री स्टेप्स लेने चाहिए, तो 41 आर्टिकल बता रहा है कि नॉन मिलिट्री स्टेप्स लेने चाहिए, पीसफुली एंड एमिकेबल तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन 42 कह रहा है कि इफ़ बाय नॉन मिलिट्री एक्शंस भी कंटिन्यू रहता है इनग्रेस या जो रॉन्ग एक्ट है या फिर जो वायलेशंस हैं, तो फिर मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए, बट ये लास्टली अप्लाइड होना चाहिए मिलिट्री एक्शन, ठीक है। तो ये लेकिन लिया जा सकता है, इवन द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑल्सो सेइंग दिस, राइट। सेकेंडली हम क्या कह सकते हैं कि क्या हो सकता है, ट्रीटीज़ हैं, ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस। जो ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस हैं ना वो हमारी अप्लाइड हो जाती हैं। हाँ, तो जो ये ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस की हम बात कर रहे हैं, कहाँ से आती है एनफोर्सेबिलिटी, कि कैसे हम एक्शन ले सकते हैं, तो ट्रीटीज़ में ही हमने सर्टेन रूल एंड रेगुलेशंस को बता रखा होता है। तो कोई भी कंट्री अगर इन कन्वेंशन या ट्रीटीज़ में जो भी मेंशन टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स है उनको वायलेट करता है, तो ट्रीटी ही ये उनको एक फोर्स देती है कि यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ स्टेप, वेदर इट इज़ मिलिट्री टाइप ऑफ और नॉन मिलिट्री टाइप ऑफ एक्शन आप ले सकते हो। तो एक तो ये सोर्स ही है। इसके अलावा थर्ड जो हमारा है वो है यूनियंस। कुछ रीजनल यूनियंस हैं हमारी, उनके अपने चार्टर्स रहते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, जैसे इस्लामिक स्टेट्स यूनियन है, फिर जैसे हमारी अफ्रीकन यूनियन है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंट्रीज़ के बीच में ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंगली कंट्रीज़ यूनाइट होकर यूनियन बनाते हैं, और वो यूनियन कलेक्टिवली एक्शन ले सकती हैं अगेंस्ट ए रॉन्ग डूइंग कंट्री, राइट। जैसे कि यूरोपियन जो वो थे, ये हमारी यूरोपियन यूनियन थी, इन्होंने सैंक्शन लगाई थी ईरान के ऊपर कि जो ये हमारे न्यूक्लियर वेपन्स का वो चल रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स की न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ जो ईरान कंटिन्यू कर रहा है और वो रोक नहीं रहा, जबकि नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी थी ऑन द न्यूक्लियर वेपन्स वो ऑनगोइंग चल रही थी। तो यूरोपियन यूनियन ने ईरान पे बहुत सारे इकोनॉमिक और बैन्स लगाए गए, जिनमें इकोनॉमिक एम्बार्गो, ट्रेड बैन्स एंड एसेट फ्रीज थे ईरान के, ठीक है। तो और बाद में क्योंकि ये एक्शन इनिशिएट तो यूरोपियन यूनियन ने किया था, बट ये सपोर्ट हो गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी यूरोपियन यूनियन के इस एक्शन को सपोर्ट करा, और बाद में इन्होंने कलेक्टिवली इनको कंटिन्यू रखा कि आप ये इन एक्टिविटीज़ को जब तक रोक नहीं दोगे। तो इस तरह की जो यूनियंस होती हैं वो भी एक सोर्स होता है टू टेक एनी काइंड ऑफ स्टेप। जो हमने 2 तरह की सैंक्शंस करी है उनमें से कोई भी स्टेप ये मिलके ले सकती हैं। एंड फोर्थ तरह का है कस्टमरी लॉ। ये थोड़ा कम अप्लाइड होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई कस्टम प्रिवलेंट है उस एरिया में कोई भी चीज़ करने के लिए या ना करने के लिए, तो अगर उस कस्टम की वायलेशन होती है तो उस रीजन के कंट्रीज़ कलेक्टिवली या यूनिलेटरली कोई भी टाइप ऑफ सैंक्शंस इम्पोज कर सकते हैं एक वायलेटिंग कंट्री के ऊपर। तो इसमें बहुत सारे हमने जैसे एग्जांपल्स पढ़े हैं जहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने, यूरोपियन यूनियन ने, यूनिलेटरली स्टेट्स ने और भी बहुत सारे नंबर ऑफ जो बैन्स है ना वो टाइम टू टाइम चलते रहते हैं कंट्रीज़ के अगेंस्ट इफ़ दे आर वायलेटिंग सर्टन असेंशियल
जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के अंडर, जैसे जो कन्वेंशंस रिगार्डिंग जीनोसाइड है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, रिनंसिएशन ऑफ वार है, अगर उनमें से इस तरह के कुछ, या एनवायरमेंटल हैजार्ड क्रिएट करने के रिगार्डिंग कुछ ट्रीटीज़ हैं, अगर वो मेंबर भी नहीं है ना तो भी उनके खिलाफ सैंक्शंस इम्पोज करी जा सकती है। बट कुछ ऐसी हैं कि जो ट्रीटीज़ कन्वेंशन उनके बीच में बनी हुई है, अगर वो उनका वायलेशन करते हैं तो जो मेंबर कंट्रीज़ ऑफ ट्रीटीज़ है ना, चाहे वो बाइलेटरल ट्रीटी हो, चाहे वो मल्टीलेटरल ट्रीटी हो, या वो कोई जनरल टाइप ऑफ कन्वेंशन है, तो वही मेंबर स्टेट्स कलेक्टिवली और मल्टीलेटरली और यूनिलेटरली उस रोंग कमिट करने वाले या वॉयलेट करने वाले उन टर्म एंड कंडीशन जो भी स्टेट कर रहा है उसके खिलाफ ये सैंक्शंस इम्पोज करी जा सकती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज जो सैंक्शंस का टॉपिक है ये इतना ही है। आई होप आपको क्लैरिटी होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछना है, एनीथिंग यू वांट टू से और टू आस्क, पोस्ट इन द कमेंट्स, और हम अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। टिल देन, stay happy and healthy. Goodbye students.